नमस्कार, आप सभी को हरियाणा जीके बाय पूनम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं, आज हमारी क्लास रहेगी इंडियन पॉलिटिक्स की। दोबारा से हमें इस सब्जेक्ट को कवर करने जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटिक्स। क्योंकि सेंटर का एग्जाम हो या स्टेट का एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम के अंदर हमें पॉलिटिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस सब्जेक्ट को। किसकी बात कर रहे हैं? मैं इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ने जा रहे हैं। आज हमें भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटिक्स। आज का क्लास का हमारा सब्जेक्ट रहेगा ये। तो हम सिलेबस कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स। कोई भी किसी भी सब्जेक्ट को हमें कवर कर रहे हैं या किसी भी टॉपिक को हमें कवर कर रहे हैं, तो उसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है और हमें क्या पढ़ रहे हैं, ताकि हमें इस सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक्स को आगे पढ़ें तो उसको पढ़ने और समझने और याद करने में हमें आसानी रहे। तो बात कर लेते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटिक्स क्या होती है। हमें ये पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर हमें क्या पढ़ेंगे, क्या क्या कवर करेंगे, क्या है ये सब कुछ। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर हमें संविधान के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो संविधान है पूरा वही क्या रहेगा, भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर कवर किया गया है। भी संविधान का निर्माण, संविधान है क्या, संविधान का निर्माण कैसे किया गया है, उसके अंदर कौन कौन से कानून और देश की व्यवस्था को चलाने के लिए क्या क्या नियम तथा कानून दिए गए हैं और उसी की व्यवस्था के अनुसार देश को चलाया जाता है। तो उन्हीं के बारे में हमें चर्चा करेंगे उस पूरे सिलेबस के अंदर। तो अब हमारे बात आ गई है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान क्या। तो अब हमें बात आती है कि संविधान क्या है, संविधान क्या होता है, हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो संविधान किसी भी देश की वह मूलभूत आवश्यकता होती है जिसके द्वारा किसी देश के शासन को चलाने के लिए जो नियम तथा कानून बनाए जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, संविधान कहा जाता है। किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए जिन नियमों और कानूनों की आवश्यकता होती है उसी को ही संविधान कहा जाता है। इसी के आधार पर देश के शासन के अंगों जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। संविधान के बेस के ऊपर ही संविधान में जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से, जिसके कारण जनता तथा सरकार के मध्य संबंधों का निर्धारण किया जाता है। जनता और सरकार के संबंध का निर्धारण होता है क्योंकि उसी के द्वारा ही, क्योंकि जो कानून दिया गया है वो सबके लिए क्या होगा, समान होगा संविधान के अंदर। तो अब हम बात कर लेते हैं संविधान क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन है रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब है संविधान। संविधान क्या है, क्या बताया था, किसी भी देश की वह मूलभूत आवश्यकता है, किसी भी देश की वह मूलभूत आवश्यकता है जिसके द्वारा किसी देश के शासन को चलाया जाता है। किसी भी देश की वह मूलभूत आवश्यकता है या आवश्यक तत्व है, ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए आवश्यकता है, जो किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए वह नियम तथा वह नियमों तथा कानूनों का समूह है, कानूनों का समूह है। यह लिखित तथा अलिखित
दोनों ही तरह से हो सकता है। क्या हो सकता है? लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। यह लिखित तथा अलिखित हो सकता है। हो सकता है। ये तो रही भी, मतलब संविधान होता है किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए जिन नियमों और कानूनों की आवश्यकता होती है, जो नियम और कानून बनाए जाते हैं किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए, वही क्या होता है? संविधान होता है। आगे हमें बात कर रहे हैं कि इसी के द्वारा ही, आगे लिखेंगे हमें इसी के द्वारा ही देश के शासन को चलाने के अंगों जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, तथा न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। जो क्या करती है? जनता तथा सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण करती है। जो जनता तथा सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण करती है। संबंधों का निर्धारण करती है। ये तो हो गया संविधान। और आगे हम पढ़ेंगे संविधान, मतलब हमारे देश का संविधान कैसे बनाया गया, किस रूप में बन के तैयार हुआ। क्योंकि इससे पहले 1947 से पहले क्या था? ब्रिटिश शासन के द्वारा शासन किया जा रहा था भारत के ऊपर। तो कैसे करके, मतलब 1946 के अंदर जो संविधान सभा का गठन हुआ और इसके आधार पर हमारा संविधान बनना स्टार्ट हुआ है। और 1926 से, मतलब 26 नवंबर 1949 को पूर्ण बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 1946 को स्टार्ट हुआ था। तो ये तो होगी इसकी स्टार्टिंग और बनाने की बात। लेकिन उससे पहले भी कुछ ऐसे पॉइंट है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। क्योंकि संविधान बनाने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई थी कि बनाने की मंजूरी मिल जाए। तो इस तरह से काफी चर्चा में रहा था संविधान निर्माण की बात कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे कैसे चलकर लास्ट में जाकर कब संविधान बनना हमारा स्टार्ट हुआ था। इनके बीच में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब हमें कवर करेंगे पहले। और इसके बाद में हमें बात करेंगे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे किया गया। तो बात कर लेते हैं पहले संविधान का की हम बात कर लेते हैं अभी। संविधान, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? एक तो संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। एक पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण।
तो संवैधानिक विकास क्या है, संविधान का संवैधानिक विकास क्या है और भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। संवैधानिक विकास के अंतर्गत हम ये करेंगे, मैंने बताया था कि 1947 को भारत आजाद हुआ था, उससे पहले हमें सबको पता है कि ब्रिटिश शासन यहाँ पे चल रहा था। और ब्रिटिश शासन कब मतलब स्टार्टिंग हुआ था, उनके रूल और कानून कब हमारे भारत के अंदर स्टार्ट हुए थे। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 को। तो इसके बाद में क्या होता है, ब्रिटिश शासन की नींव ज्यादा हो जाती है भारत के अंदर और उनका नियंत्रण कई प्रांतों में स्टार्ट हो जाता है, जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की तरफ से। तो उनके द्वारा कुछ कानून लाए गए थे और वो कानून आगे चलकर क्या बन गए थे, एक्ट वगैरह बन गए थे। जैसे 1773 का एक्ट रेगुलेटरी एक्ट बनाया गया था और उसी के आधार के ऊपर 1784 के अंदर क्या किया गया था, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और वो उच्च न्यायालय आज 57 के अंदर क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद में 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। तो उसके बाद में ना ब्रिटिश शासन कुछ नियम और रूल लागू करती है भारत के अंदर जो व्यापार कर रहे थे अपनी कंपनी के ऊपर। और धीरे धीरे क्या होता है, 1858 में जाकर क्या हो जाता है कि पूरे इंडिया के ऊपर नियंत्रण हो जाता है 1857 की क्रांति के बाद में। तो उस बाद में भी इन्होंने कुछ नियम और अधिनियम लागू किए थे। तो उनकी जो चर्चा है बाद मतलब चलता रहता है लगातार 1947 तक इनके नियम और अधिनियम, तो उनके बारे में एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो हम उनको बाद में करेंगे, वो आएंगे संवैधानिक विकास के अंदर, क्योंकि हमें अभी पता ही नहीं है कि एक्ट क्या है, अधिनियम क्या है, अध्यादेश क्या है, तो वो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो उसको हमें लास्ट में कवर करेंगे। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान निर्माण के बारे में कि भारत का संविधान कैसे बनकर तैयार हुआ था, किस किस तरह से चर्चा में रहा था, उनकी हमें बातें करेंगे। तो अब हमें बात कर लेते हैं कि भारत का संविधान निर्माण तो स्टार्ट कब हुआ था, आपको पता ही है कि 1946 के अंदर स्टार्ट हुआ था। अब हमें बात कर रहे हैं कि भारतीय, हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान निर्माण की चर्चा। भारतीय संविधान निर्माण के लिए जो मांग की गई थी वो चर्चा कौन कौन सी रहेगी। भारतीय संविधान निर्माण, संविधान निर्माण की मांग पर चर्चा। इसके अंदर हमें बात करेंगे कि कब से लेकर कि भारत सबसे पहले किसने मांग की थी भारतीय संविधान बनाने के लिए, कि कब कब मांग उठी थी और किस किस रूप में उठी थी और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही इम्पोर्टेंट है, हमें पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम किसने की थी, 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग की थी। कब की थी, 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या की गई थी, 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज्य विधेयक, गंगाधर तिलक द्वारा किसके माध्यम से की थी, इन्होंने स्वराज्य विधेयक के माध्यम से, स्वराज्य विधेयक के माध्यम से सर्वप्रथम संविधान की मांग की। इसमें हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग किसने की। ना तो हमें ऐसे दिया होगा किसी पार्टी, अगर पार्टी पूछ ले तो क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि पार्टी कोई और रहेगी, स्वराज्य पार्टी रहेगी। लेकिन जो सबसे पहले 1895 में किसने मांग की थी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज्य विधेयक के माध्यम, किस विधेयक के माध्यम से की थी, स्वराज्य विधेयक के माध्यम से सर्वप्रथम संविधान की मांग किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। बाद में लगातार धीरे धीरे ये मांगे थोड़ी बढ़ती रही। तो बाद में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आप कह रहे हो कि हम संविधान निर्माण करेंगे, तो आपका संविधान बनाएगा कौन, ब्रिटिश सरकार के सदस्यों द्वारा बनाया जाएगा या भारतीय बनाया गया,
या कोई और देश का नागरिक बनाएगा। तो इस तरह की बातें होने लगी। तो बाद में महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि 1922 में उन्होंने एक पत्र निकाला था। उस पत्र के माध्यम से उन्होंने ये कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। तो हमसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि किसने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, तो हमें टिक करेंगे महात्मा गांधी को। दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा, कब की थी 1922 के अंदर, किसने की थी, महात्मा गांधी ने। और क्या कहा था इन्होंने, महात्मा गांधी ने कहा भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही बनाया जाएगा। भारतीयों की इच्छा अनुसार बनाया जाएगा या तैयार किया जाएगा। तो ये पॉइंट निकल के आता है महात्मा गांधी ने क्या कहा था, भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। ये किसने कहा था, महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट 1924 के अंदर। 1924 में क्या कहा था, किस पार्टी ने सबसे पहले मांग उठाई थी। हमसे पूछ ले कि भारतीय संविधान निर्माण की सबसे पहले मांग किसने उठाई थी, वो पार्टी कौन सी रहेगी। पार्टी के बारे में हमें पूछ ले तो स्वराज्य पार्टी के द्वारा 1924 के अंदर क्या किया गया था, संविधान निर्माण की मांग की गई थी। 1924 में स्वराज्य पार्टी के द्वारा क्या कहा गया था, संविधान निर्माण की बात कही गई थी। स्वराज्य पार्टी के द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। आगे जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू और एक इनके द्वारा बनाई गई थी ये पार्टी। आगे क्या चौथा पॉइंट रहेगा हमारा, फोर्थ पॉइंट है 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने क्या की थी, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने संविधान निर्माण की बात की थी। ये कम पूछा जाता है। इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट 1934 के अंदर MN रॉय, मनवेंद्र रॉय के द्वारा क्या कहा गया था, पहली औपचारिक मांग की गई थी संविधान सभा के द्वारा भारतीय निर्माण की बात की गई थी। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट की। इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया था फैजपुर अधिवेशन के अंदर 1936 के अंदर। इससे पहले हमें कवर कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा 1934 वाला। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये 1934 में MN रॉय के द्वारा संविधान निर्माण की मांग पहली औपचारिक मांग की गई थी। औपचारिक मांग की गई किसके द्वारा की गई कि संविधान निर्माण के लिए पहली औपचारिक मांग किसने उठाई थी, MN रॉय ने। कब, 1934 के अंदर। इसके बाद में आता है 1936 में पहली पार्टी थी स्वराज्य पार्टी, उसके द्वारा क्या उठाई गई थी, संविधान निर्माण की मांग उठाई थी। 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया। किसके लिए, संविधान निर्माण के लिए फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पहली बार प्रस्ताव पारित किया गया। किसके लिए, संविधान निर्माण के लिए।
इसके बाद में बात आती है 1938 के अंतर्गत। 1938 के अंदर क्या रहेगा? 1938 के अंदर रहेगा तो जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो हमें पता होना चाहिए वयस्क मताधिकार मतलब एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार रहेगा, और इसके अंदर आयु निर्धारित की गई थी। पहले क्या थी? संविधान के टाइम में इसकी आयु 21 वर्ष थी, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा 69 संविधान संशोधन के द्वारा 1989 के अंदर क्या किया गया था? 21 वर्ष के घटाकर 18 वर्ष से कर दी गई है। अब ये क्वेश्चन भी हमारा बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि 21 वर्ष के घटाकर जो आयु की गई थी 18 वर्ष से वोट डालने की, वो कब की गई थी? 69 अधिवेशन के द्वारा 1989 में की गई थी। ये हमें याद होना चाहिए। लेकिन पहले क्या किसने कहा था? 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संविधान सभा का जो गठन है वो वयस्क के मताधिकार के ऊपर ही होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के ऊपर होगा। वयस्क मताधिकार पर किया जाएगा। ये वयस्क मताधिकार के ऊपर मांग किसने उठाई थी? तो हम टिक करेंगे जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 1938 के ऊपर। आगे बात आती है मेन भी, कब मंजूरी दी जाती है ब्रिटिश सरकार के द्वारा संविधान निर्माण के लिए? क्योंकि उस समय चल रहा होता है द्वितीय विश्व युद्ध। तो 19 अगस्त 1940 के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के जो अधिकारी होते हैं वो क्या कहते हैं कि आप संविधान निर्माण कर सकते हैं। तो वो उन्होंने दी थी अस्थायी मंजूरी। और पूर्ण मंजूरी कब दी गई थी? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के द्वारा 1942 के अंतर्गत रहेगी, लेकिन उसके अंदर कुछ खामियां थी तो उसको भारतीयों द्वारा ठुकरा दिया गया और वह योजना भी असफल रही थी, क्रिप्स मिशन योजना। उसके बाद में आती है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, और उसी के आधार के ऊपर क्या होता है? भारतीय संविधान सभा का गठन होता है और भारतीय संविधान का निर्माण स्टार्ट होता है। और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है, और 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया जाता है? संविधान को लागू कर दिया जाता है। तो अब हमारे रह गए 4 पॉइंट। कौन कौन से? एक तो अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 के अंतर्गत, उसकी हमें बात करेंगे। इसके बाद में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आता है, वो कब आता है? 1942 को। और 1946 वाला जो मेन इम्पोर्टेंट रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं अगस्त 1940 क्रिप्स मिशन योजना कब आई थी? ये 1942 से। और आगे आती है कैबिनेट मिशन योजना। ये कब आती है कैबिनेट मिशन योजना? 1946 के अंतर्गत। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा ये पॉइंट। तो बात कर लेते हैं अगस्त प्रस्ताव 1940। ये क्या रहेगा? इसके अंदर क्या कहा गया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा ये कहा गया था कि आप संविधान का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या दी थी? संविधान निर्माण की अस्थायी मंजूरी। कब दी थी? अस्थायी मंजूरी, लेकिन यह भी असफल रही। अस्थायी मंजूरी संविधान निर्माण की कब दी गई थी? अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से 1940 के अंदर दी गई थी। और क्रिप्स मिशन योजना 1942 के अंतर्गत क्या दी गई थी? संविधान निर्माण के लिए पूर्ण मंजूरी प्रदान कर दी गई थी, लेकिन यह भी क्या रही? असफल रही थी।
क्योंकि इसके अंदर कुछ खामियां थी। इसके अंदर जो संविधान का निर्माण किया जा रहा था उसके अंदर ब्रिटिश सरकार का कुछ रोल वगैरह थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि भारतीयों ने कहा था कि इस तरह से हम संविधान का निर्माण नहीं करेंगे। इसके ऊपर महात्मा गांधी ने कहा कि ये तो वह हो गया कि दिवालिया बैंक का चेक घोषित किया था इस योजना को। तो हमसे पूछ ले कि क्रिप्स मिशन योजना को महात्मा गांधी ने क्या किया था, दिवालिया बैंक का चेक घोषित किया था कि जो बैंक दिवालिया ही हो गया उसके अंदर चेक लगाने का क्या फायदा है। उसी तरह से इस योजना के अंदर कुछ शर्तें रखी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भारतीयों को मंजूर नहीं थी। तो यह योजना भी असफल रही। अगर हमसे पूछ ले अस्थायी जो मंजूरी प्रदान की थी ब्रिटिश सरकार ने किसके माध्यम से की थी, अगस्त प्रस्ताव को हम टिक करेंगे। अगर पूछ ले हमें पूर्ण मंजूरी दे दी गई तो हम टिक करेंगे क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को। और इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन भी समय स्टार्ट हो गया था और दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। तो ब्रिटिश शासन में कुछ गड़बड़ा गया था और उन्होंने भारतीयों के द्वारा बढ़ते दबाव को देखते हुए उन्होंने कहा कि युद्ध के समाप्त होने के बाद हमें आपको संविधान निर्माण की मंजूरी दे देंगे और आप एक अलग राष्ट्र बना सकते हो। तो इसके बाद में आती है कैबिनेट मिशन योजना। वो कब आती है, 1946 के अंतर्गत। इसके द्वारा भारतीयों को संविधान निर्माण की मंजूरी दे दी गई और इसी के आधार के ऊपर क्या होता है, भारत का संविधान का निर्माण स्टार्ट होता है और संविधान सभा का गठन किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे अच्छे से तरीके से क्या कैबिनेट मिशन योजना क्या होती है और क्या था इसके अंदर, वो हमें बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं कैबिनेट मिशन योजना की। जो संविधान निर्माण की मांग चर्चा में रही थी, ये यही पॉइंट याद कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। संविधान निर्माण कैबिनेट मिशन योजना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी, इसको हमें बहुत अच्छे से याद करना है। तो बात कर लेते हैं कैबिनेट मिशन योजना की। कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी, 1946 के अंतर्गत रहेगी। इसके आधार के ऊपर ही क्या होता है, संविधान सभा का गठन होता है। क्या होता है, संविधान सभा का गठन। और संविधान सभा के गठन के अंदर जो सदस्य जो संविधान का निर्माण करेंगे वो किस आधार के ऊपर चुने जाएंगे, प्रांतों से चुने जाएंगे, कुछ देशी रियासतों से चुने जाएंगे और कुछ ब्रिटिश कमीशन के अंदर से शामिल किया गया था। टोटल सदस्य कितने थे, तो 379 सदस्य 89 सदस्य रहेंगे इसके अंदर। तो अब हमें बात कर लेते हैं कि जो मनोनीत जो कैबिनेट मिशन योजना के अंदर संविधान सभा का जो गठन कर रहे थे, जो सदस्य थे वो किस टाइप के होंगे, मनोनीत किए जाएंगे या निर्वाचित किए जाएंगे। तो इसके अंदर क्या रहेंगे, मनोनीत और निर्वाचित दोनों ही रहेंगे। और मनोनीत तथा निर्वाचित सदस्य, मनोनीत तथा निर्वाचित सदस्य निर्वाचित सदस्य। तो अब हमें तीसरा हमारा पॉइंट निकल के आता है कि टोटल कितने सदस्य रहेंगे संविधान सभा के गठन के अंदर। 389 सदस्य को मंजूरी दी गई थी संविधान निर्माण के लिए। कितने सदस्य, कैबिनेट मिशन के माध्यम से टोटल 389 सदस्यों का निर्धारण किया जाएगा। तो 389 सदस्य कहाँ कहाँ से होंगे, 292 सदस्य क्या होंगे, ब्रिटिश से प्रांतों से चुने जाएंगे। किससे, ब्रिटिश से प्रांतों से चुने जाएंगे। तो प्रांतों से कितने हो गए भाई, 292। और आगे 92 के बाद में क्या आता है, 93। तो 93 सदस्य किससे रहेंगे, देशी रियासतों से, जहां पर राजा रहेंगे। रियासत के अंदर क्या होते हैं, राजा द्वारा शासन चलाया जाता है, देशी रियासतों से। और 4 कहां से रहेंगे, 4 सदस्य रहेंगे ब्रिटिश कमिश्नरी से, कमिश्नरी क्षेत्र से।
तो कमिश्नरी क्षेत्र पूछ ले तो इसके अंतर्गत क्या रहेगा, एक तो दिल्ली रहेगा, एक कुर्ग रहेगा। कुर्ग क्षेत्र वो कहाँ पे रहेगा, कर्नाटक के अंदर। और एक रहेगा बलूचिस्तान, और लास्ट वाला कौन सा रहेगा, अजमेर मारवाड़ा जो राजस्थान के अंदर है। तो एक कहाँ से रहेगा ब्रिटिश कमिश्नरी का क्षेत्र, चार में से एक दिल्ली रहेगा, एक कुरंग क्षेत्र रहेगा। ये कहाँ पड़ता है, कर्नाटक के अंदर है रहेगा। और क्या कौन सा बताया था मैंने, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो अब है अलग देश है, पहले क्या था इंडिया के अंदर ही शामिल था बलूचिस्तान। और एक क्षेत्र था अजमेर मारवाड़ा जो क्या पड़ता है, राजस्थान के अंदर पड़ता है। तो इन ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र के अंदर 4 सीटें थी और 93 सदस्य कहाँ से चुने जाएंगे, देशी रियासतों से, और 292 सदस्य कहाँ से निर्वाचित होंगे, तो प्रांतों से। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मनोनीत और निर्वाचित सदस्यों की बात हो रही है कि इन दोनों के द्वारा क्या किया जाएगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन से क्षेत्र से मनोनीत किए जाएंगे और कौन से क्षेत्र से क्या किए जाएंगे, निर्वाचित किए जाएंगे। तो प्रांतों से क्या होंगे, निर्वाचित होंगे निर्वाचित सदस्य, और यहाँ से देशी रियासतों से क्या राजाओं वगैरह वगैरह से क्या किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। जो यहाँ से भेजेगी ना यहाँ की रियासतें, उन्हीं को ही क्या किया जाएगा, सदस्य होंगे। कौन कितने, 93। और यहाँ पे भी क्या होंगे, ये 4 क्षेत्र रहेगा, यहाँ पे भी निर्वाचित सदस्य होंगे। निर्वाचित सदस्य निकल के आएंगे 4 और 200। तो निर्वाचित सदस्य कितने हो गए, हमसे पूछ ले संविधान निर्माण के समय निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी थी, तो हमें 292 प्लस में 4 मतलब कितने हो गए, 296 सदस्य होंगे। और अगर हमसे पूछ ले जो मनोनीत किए गए थे वो सदस्य कितने थे, तो हमें टिक करेंगे 93 को। मनोनीत किसने कहाँ से रहेंगे, देशी रियासतों से रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि मनोनीत किए जाते हैं कितने क्षेत्र की जनसंख्या होगी, किसके आधार पर इनको मनोनीत किया गया। तो संविधान सभा के अंदर जो सदस्यों को मनोनीत किया गया था, ये 10 लाख जनसंख्या के ऊपर क्या किया गया था, एक सदस्य को निर्वाचित किया गया था संविधान सभा के अंदर। तो कितना रहेगा, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होगा। अब हम बात करेंगे कि जो जुलाई 1946 के अंदर क्या होता है, संविधान सभा का चुनाव होता है और उसके अंदर कांग्रेस को 208 सीट मिलती है और 73 सीट क्या किसको मिलती है, मुस्लिम लीग को मिलती है, और 15 निर्दलीयों द्वारा चुने निर्वाचित होते हैं सदस्य। तो बाद में क्या होता है, पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। तो उसके अंदर यहाँ तो हमें बात कर रहे हैं 389 सदस्यों की। तो लेकिन उस समय कितने सदस्य, 211 सदस्य ही पहली बैठक के अंदर शामिल होते हैं। इनके बारे में हमें बात करेंगे। ये आपको अच्छे से पता हो गया था कैबिनेट मिशन योजना क्या थी। कैबिनेट मिशन योजना रहेगी हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट है योजना, क्योंकि इसी के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया। हमसे पूछ संविधान सभा का गठन या संविधान का निर्माण किस योजना के आधार पर हुआ था, तो हम किसको टिक करेंगे, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा। और आगे हम बात करेंगे कि संविधान सभा के अंदर मनोनीत किए गए थे या सदस्य निर्वाचित किए गए, तो हमें टिक करेंगे मनोनीत प्लस में निर्वाचित, दोनों ही प्रकार के सदस्य रहेंगे। तो इसके अंदर टोटल सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई थी, 389 बताई गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अंदर 389 सदस्यों के द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाएगा और 292 प्रांतों से निर्वाचित हो गए, 93 देशी रियासतों से रहेंगे और 4 ब्रिटिश कमिश्नर्स रहेंगे। और चारों क्षेत्र हमें ये याद होने चाहिए, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर, मारवाड़, इन चारों क्षेत्रों से क्या किया गया था, निर्वाचित सदस्य होंगे। अगर हमसे इसे पूछने निर्वाचित कितने होंगे, तो 292 प्लस में 4 है, 296 रहेंगे। तो आगे हमें बात कर लेते हैं
आगे हम बात कर लेते हैं कि जुलाई 1996 के अंदर क्या होता है, चुनाव होता है और इसमें किस किस को सीटें मिलती है। कब होते हैं चुनाव संविधान सभा का गठन के लिए? तो जुलाई 1946 को क्या होते हैं चुनाव, संविधान सभा चुनाव। कितनी सीटों के लिए होते हैं? 296 सीटों के लिए चुनाव होंगे। तो 296 में से 208 सीट किसको मिलती है? कांग्रेस को मिलती है। कितनी सीट मिलेगी कांग्रेस को? कांग्रेस को मिली थी 208 सीट। मुस्लिम लीग को कितनी मिली थी? 73 सीट। और बाकी बच गई वो किसको मिली थी? 15 मिली थी अन्य सदस्य, मतलब निर्दलीय बोल दें या अदर बोल दें, उनको कितनी मिली थी? 15। और 73 मिली थी मुस्लिम लीग को और 208 मिली थी कांग्रेस को। ये तो हो गया संविधान के लिए चुनाव, इसके अंदर इतनी सीटें मिली थी। लेकिन जो पहली बैठक हुई थी उसके अंतर्गत कितने ही सदस्य थे? 211 सदस्य ही उपस्थित हुए। क्योंकि जो ये सदस्य थे मुस्लिम लीग वाले, इन्होंने क्या किया था? पहली बैठक मतलब संविधान सभा का बहिष्कार किया था। क्योंकि एक तो इनको सीटें कम मिली थी और दूसरी बात देशी रियासतें थी जो 93, उनके अंदर से भी एक तो मुस्लिम लीग वाले नहीं आए थे, एक देशी रियासतें वाले नहीं आए थे। वो इसीलिए नहीं आए थे कि उनका भविष्य तय नहीं था कि संविधान निर्माण के बाद में उनका क्या होगा, उनका कोई भी भविष्य उनका नजर नहीं आ रहा था। तो उन्होंने भी क्या किया था? संविधान सभा के अंदर भाग नहीं लिया था और मुस्लिम लीग ने भी भाग नहीं लिया था और इसने एक अलग संविधान और अलग राष्ट्र की मांग की थी। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये तो चुनाव वाली बात होगी। अब पहली बैठक और दूसरी बैठक और तीसरी बैठक, तीनों के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उनके ऊपर हमें चर्चा करेंगे। तो हम पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक। पहली बैठक कब होती है? किस डेट को होती है? 9 दिसंबर 1946 को। कितने सदस्य भाग लेते हैं इसके अंदर? पहली बैठक के अंदर हमसे पूछा जाएगा तो 211 सदस्य भाग लेते हैं। इसमें 9 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 9। और लास्ट में जो पूर्ण संविधान बनकर तैयार होता था, वो जो लास्ट में जो संविधान बन के तैयार होगा उसके ऊपर हस्ताक्षर होगी, उस टाइम में महिलाओं की संख्या 15 होगी। लेकिन इसके पहली बैठक के अंदर कितनी रहेगी? 9 रहेगी। अब हमें बात कर लेते हैं कि सदस्य कितने थे? 211। इसमें महिलाएं कितनी थी? महिलाओं की संख्या कितनी थी? 9 थी। और कुल सदस्य कितने थे? इतने थी। तो पहली बैठक की जो अध्यक्षता की थी, किसने की थी? संविधान सभा के पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जो सदस्य चुन के आए थे पहली बैठक के अंदर, उसमें सबसे ब्रिटिश जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, मतलब वरिष्ठ सदस्य थे, वो कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। तो इसी के द्वारा ही इस बैठक की अध्यक्षता की गई थी। और हमसे पूछ ले कि इसकी जो अध्यक्षता की थी, इसकी मतलब किसने कहा था इसके लिए? तो पहली बैठक के अंदर संविधान, फ्रांस के संविधान
के अनुसार ही क्या किया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को जो ब्रिटिश जो वरिष्ठ नागरिक थे, मतलब जो बुजुर्ग है, इस बैठक की अध्यक्षता की गई थी और उसको क्या बनाया गया था, अस्थायी सदस्य बनाया गया था। तो इसका पहला प्रस्ताव किसने रखा था, आचार्य कृपलानी के द्वारा क्या किया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाने के लिए क्या किया गया था, प्रस्ताव रखा गया था। इसीलिए हमसे पूछ ले विधान सभा की बैठक का पहला वक्ता कौन रहेगा, तो आचार्य कृपलानी हमें टिक करेंगे। तो अब हमें बात कर लेते हैं अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष कौन रहेगा पहली बैठक के अंतर्गत है, तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। जो पहली बैठक के अंदर क्या थे, विधानसभा के वरिष्ठ नागरिक थे, मतलब बुजुर्ग थे सभी सदस्यों के अंदर, तो उनको क्या बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो हमसे पूछ ले संविधान सभा का, क्या पूछ लेगा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को टिक करेंगे। अगर हमसे पूछ ले पहली बैठक का जो अध्यक्ष कौन था, तो भी हमें इनको ही टिक करेंगे। और पहला वक्ता कौन रहेगा संविधान सभा का, तो आचार्य कृपलानी को हमें टिक करेंगे। तो ये बात रहेगी महत्वपूर्ण पहली बैठक की। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी बैठक की। दूसरी बैठक कब होती है, दूसरी बैठक इसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को होती है दूसरी बैठक, 11 दिसंबर 1946 को। इसके अंतर्गत क्या रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके अंतर्गत रहेगा कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। क्या लाया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। वो कब किया गया था, दूसरी बैठक के अंदर किया गया था। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कि संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, वो कब किया गया था, दूसरी बैठक के अंदर। और किसको नियुक्त किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो हमें बात कर लेते हैं कि स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किस बैठक के अंतर्गत रहेगा, दूसरी बैठक के अंदर। तो कौन रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों ही क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अस्थायी अध्यक्ष पूछ ले विधानसभा का, तो सच्चिदानंद सिन्हा रहेंगे। अगर हमसे पूछ ले जो स्थायी अध्यक्ष है, तो कौन रहेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन दोनों को ही आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और क्या किया गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके अंतर्गत उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया किसके द्वारा लाया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेहरू के द्वारा लाया गया। ये 2 ही बातें इस दूसरी बैठक के अंतर्गत क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अंतर्गत क्या रहेगा, उद्देश्य प्रस्ताव है, इसके अंदर नहीं लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था तीसरी बैठक के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत अच्छी मुखर्जी तथा अच्छी मुखर्जी बीटी माचार्य को क्या बनाया गया था, उपाध्यक्ष बनाया गया था। विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था इन दोनों को। ये रहेगा इस बैठक के अंदर। लेकिन तीसरी बैठक रहेगी इसके 2 दिन बाद, किस डेट को रहेगी, 13 दिसंबर 1900। तीसरी
बैठक कब हुई थी? तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक के अंतर्गत ही क्या किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। किसने? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव हमसे पूछ ले कौन ले आया था तीसरी बैठक के अंदर, कौन लेकर आया था? तो कौन लेकर आया था? जवाहरलाल नेहरू। अब आगे बात आती है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो कब पारित हुआ था और इसी के आधार के ऊपर क्या रहेगी? हमारे संविधान की प्रस्तावना रहेगी। वो उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान का प्रस्तावना के रूप में उभर कर आया था। तो कब? 22 जनवरी 1947 को क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव है। उद्देश्य प्रस्ताव जो तीसरी बैठक के अंदर लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के अंदर है, उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। पारित किया गया था। हमसे पूछते उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन 22 जनवरी 1947 को क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है, मतलब इसको मान लिया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है और उसको लागू कर दिया जाता है। बाद में क्या होता है? ये प्रस्तावना के रूप में क्या होता है और बाद में उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर क्या काम करता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का काम करता है। तो इसके अंदर और हमसे क्या पूछ ले? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया मतलब या स्वीकार किया गया, आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि संविधान के अंदर कितना खर्च आया और कितना टाइम लगा था संविधान के निर्माण के लिए। इस टाइप के हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एम एम मुंशी ने क्या कहा था? कि एम एम मुंशी द्वारा संविधान को क्या संज्ञा दी गई थी? आपको पता होना चाहिए। उन्होंने देश की आत्मा कहा था संविधान को। किसने कहा था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एम एम मुंशी द्वारा क्या कहा गया था? संविधान देश की आत्मा है। संविधान देश की आत्मा है। इसकी संज्ञा किसने दी थी? इस तरह से पूछा जा सकता है कि संविधान को देश की आत्मा की संज्ञा किसने दी थी? तो के एम एम मुंशी द्वारा दी गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। समय कितना लगा था संविधान निर्माण के लिए? जो समय पूछ सकती है हमसे, कितना लगा था समय और खर्च, कितना खर्च आया था और इसके अंदर अधिवेशन कितने हुए थे? तीनों ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगर आपको याद ना होना तो आप वो शुरू वाली डेट ही याद कर लेना। कौन सी किस दिन बैठक स्टार्ट हुई थी? 9 दिसंबर को और 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर है कब तक है? 1949 तक काउंट कर लेना अगर याद ना रहे तो 2 वर्ष से 11 माह और 18 दिन का टाइम लगा था संविधान निर्माण के लिए। और कितना खर्च किया गया था? और 63 लाख कुछ किया गया था। मतलब हमारे एग्जाम के अंदर आ जाए तो हमें 64 लाख के लगभग रहेगा इसका खर्च। इसको हमें टिक करें। कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। किसके अंदर? संविधान सभा द्वारा कितने अधिवेशन किए गए थे? 12 अधिवेशन किए गए थे। और हमारा जो संविधान जो बनकर तैयार हो गया था, अंगीकृत किया गया था, बनकर तैयार हुआ, किस डेट को? तो हमें टिक करेंगे 26 नवंबर 1949 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट रहेगी। अगर हमसे पूछे लागू कब हुआ?
जनता को समर्पित कब किया गया था? तो कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को रहेंगे। अगर हमसे पूछ ले कि भारत का जो राष्ट्रपति है राजेंद्र प्रसाद है, उसको कौन सी डेट को उनको राष्ट्रपति बनाया गया है, तो हम टिक करेंगे 24 जनवरी 1950 को। हमारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत भी कब है? 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। तो ये और दो बातें और कवर कर लेते हैं हम इसके अंदर। और सारे अधिवेशन कहाँ पे हुए थे? हमसे पूछ लिया कि पहला अधिवेशन कब हुआ या कौन सा अधिवेशन। सभी अधिवेशन दिल्ली के अंदर हुए थे। अब हम बात कर रहे हैं 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था? राष्ट्रपति बनाया गया था। किस डेट को? 24 जनवरी 1950 को। और क्या किया गया था? राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया। और क्या किया गया था? राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया था। ये तो रहेंगे इम्पोर्टेंट है पॉइंट। आगे क्या पूछ सकती है कि जो संविधान है ना, संविधान सभा, क्योंकि चुनाव होते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, और बाद में ये बन करके अब तैयार होती है। 1952 को 3 मई को क्या बनाया गया? राज्यसभा को गठित किया गया। और 13 मई को क्या होती है? 1952 के अंदर इसकी पहली बैठक होती है। तो उसके पहले जो संसद का जो कार्य था वो कौन कर रही थी? संविधान सभा कर रही थी। तो इसके अंदर हमसे क्या पूछा जाएगा? इनसे पूछा जाएगा जो संविधान सभा का जो कार्य कर रही थी, संसद का जो कार्य कर रही थी हमारी संविधान सभा, तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे उस टाइम, और संविधान सभा की कौन कर रहे थे। तो अब हम बात कर लेते हैं संविधान सभा और संसद। संसद के रूप में कार्य और संविधान निर्माण का कार्य। तो इसके अंदर हमसे क्या पूछा जाएगा कि इसके अंदर हमसे पूछा जाएगा जो संविधान सभा जब संविधान का निर्माण का कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करता था, और जब संविधान सभा संसद के रूप में काम करती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करता था। इस तरह से हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। क्या पूछा जाएगा कि संसद के रूप में जो कार्य कर रही थी संविधान सभा, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता था। क्या पूछेगी? अध्यक्षता तो कौन करेंगे, और संविधान निर्माण के समय जो अध्यक्षता है वो कौन करेंगे। तो इसके समय तो स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था दूसरी बैठक के अंदर। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो कौन रहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसकी गणेश वासुदेव मावलंकर द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी संसद के रूप में जब ये कार्य करती थी। किसके द्वारा की गई थी? गणेश मावलंकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, जो बाद में क्या रहेंगे? लोकसभा स्पीकर रहेंगे। संसद के लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? गणेश मावलंकर जी थे। तो ये तो होगी इसके बारे में। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर संविधान के जो स्रोत लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, और किस
जो संविधान संशोधन है 1935 के अंदर है, जो संविधान अधिनियम रहेगा 1935 वाला, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा हमारे संविधान के अंदर। तो आज हमने कवर किया संविधान सभा की किन किन मांगों के आधार के ऊपर किस किस ने मांग की थी संविधान सभा की, जिस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने सब कुछ कवर किया। और बाद में कैबिनेट मिशन योजना आती है, उसके आधार पर क्या होता है संविधान का निर्माण होता है, उसको हमने कवर कर लिया है। चलो नेक्स्ट वीडियो में हमें कवर करेंगे इसके संविधान के स्रोतों के बारे में कि कहाँ कहाँ से जो संविधान का निर्माण किया था वो कहाँ से लिया गया था। और एक इसके अंदर मैंने वो पॉइंट रह गया है कि कितने देश के संविधान से लिया गया है, तो 60 देशों के संविधान से लिया गया है भारत का संविधान। और हमसे पूछ ले कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो हमें किसको टिक करेंगे, भारत का रहेगा। तो चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।